गुड आफ्टरनून क्लास 9। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज लेट्स नो व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? लेट्स ट्राई फर्स्ट, फिर देन आई विल एक्सप्लेन। A pure substance is one which is made up of only one kind of particle, which is made up of only one kind of particles. These particles may be atoms or molecules. Molecule is nothing but a group of atom. ठीक है, molecules are group of atoms. So a pure substance is one which is made up of only one kind of particles. Pure substance वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें H2, करेक्ट, तो ये हाइड्रोजन गैस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम का बना हुआ है। इसमें ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना सल्फर है, कुछ भी नहीं है। नो एनी अदर काइंड ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट हियर। H2 की बात कर लो, N2 की बात कर लो, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम कह दें तो ये बना और ये हाइड्रोजन एटम से बना है। ये हमारा ये जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ नाइट्रोजन एटम से बना है। अब अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो अब हम कहेंगे कि H2O इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। बट मैंने यहाँ कहा क्या लिखा है, पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये एक मॉलिक्यूल है और पूरा का पूरा, चाहे आप एक ग्लास पानी ले लो, एक बकेट पानी ले लो, एक चम्मच पानी ले लो, जितना भी पानी आप लेते हो वो पानी का जो भी है उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O है और कुछ नहीं है उसमें। यानी हमारा जो वाटर है ये भी एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल का बना हुआ है। ये सारे एटम्स के बने हैं और ये जो है ये एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ H2O मॉलिक्यूल से बना है। हमारा वाटर में इस मॉलिक्यूल के अलावा कोई अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। दैट इज व्हाई वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? all the elements and compounds, all the elements and compounds are pure substances as they contain only one kind of atom, as they contain only one kind of particles. एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हो गए हमारे। एग्जाम्पल्स में आप लिख लो O2, H2, N2, H2O, NaCl, एक्सेट्रा। कोई भी जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस। वाटर इज अ कंपाउंड, water is pure substance, it is a compound and it is a pure substance just because it is made up of only one kind of molecule and the molecule is H2O. Clear है? No other molecule is present. अगर इसी के साथ NaCl present होता तब हम कहते हैं it is an impure substance. But water contains only H2O molecule. That's why water is a pure substance. Clear है सबको ये बात? Let's move further.
एक प्योर सब्सटेंस जो होता है, उस प्योर सब्सटेंस को हम कभी भी किसी भी हम दूसरे काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी दूसरे एलिमेंट में सेपरेट नहीं कर सकते हम। A pure substance cannot be separated. A pure substance cannot be separated into other kinds of matter by using any physical separation methods. That is without breaking the chemical bonds. That is without breaking the chemical bonds. Without breaking the chemical bonds. देखो, कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी तरह, सपोज हम H2 की अगर बात करें तो H2O को क्या गर्म करने से वो H और H में बदल जाएगा, या हम H2O की बात करें तो जब हम उसको पानी को खौलाते हैं और पानी को जब वेपराइज होता है पानी, तो क्या वो H2 और O2 में टूट जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी फिजिकल मेथड मतलब उसको गर्म करना, या हम उसको छान ले, उसको फिल्टर कर ले, उसको डिकैंट कर ले, किसी भी फिजिकल मेथड से हम इनको इनके कंस्टिट्यूएंट्स में नहीं तोड़ सकते, ना ही हम इनको किसी अदर फॉर्म पे, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ मैटर में इनको हम ले जा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम कोई केमिकल प्रोसेस ना करें। किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, फिल्टरेशन हो, डिकैंटेशन हो, बॉइलिंग हो, एनीथिंग, हम सिंपल मेथड से कभी भी विदाउट एनी केमिकल मेथड हम किसी भी प्योर सब्सटेंस को, किसका फॉर्म चेंज, किसी भी प्योर सब्सटेंस को हम चेंज नहीं, हम उनके कंस्टिट्यूएंट्स में नहीं तोड़ सकते हैं। किसी भी तरह इनको सेपरेट करने के लिए H और H के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ये H और H में सेपरेट नहीं होगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हर हाल में, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें हर हाल में कोई ना कोई केमिकल मेथड यूज करना होगा। These cannot be separated into its, these cannot be separated into its constituents. It cannot be its constituent particles by using any physical separation. एक प्योर सब्सटेंस को हम किसी भी हाल में उसके कंस्टिट्यूएंट्स में किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हमें उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना ही होगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। हम किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से एक प्योर सब्सटेंस को कभी भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ नहीं सकते हैं। उनको उनके कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करने के लिए हमें हर हाल में कोई केमिकल मेथड लगाना होगा, एक ऐसा केमिकल मेथड, या उनको हम दूसरे कंपाउंड में भी चेंज करना चाहते हैं तो एक ऐसा केमिकल मेथड लगाना होगा जिससे उनके बीच के बॉन्ड टूट जाए।
क्लियर है? जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक प्योर सब्सटेंस को हम कंस्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स of pure substance. Characteristics of pure substance. Pure substance is homogeneous throughout. Homogeneous मतलब एक जैसा. Is homogeneous. This is called not homogeneous. This is homogeneous. A pure substance is homogeneous throughout. होमोजेनस थ्रू आउट कहने का मतलब है कि अगर तुम पानी को देखो तो वो एक ही जैसा, एक ग्लास में पानी ले लो, एक बकेट में पानी ले लो, एक चम्मच में पानी ले लो, पानी को देखोगे तो वो बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे वो कुछ अलग दिख रहा है, एक ग्लास में आपने लिया तो ऊपर कुछ अलग दिख रहा है, नीचे कुछ अलग दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। या आप नमक ले लो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अगर हम कहें प्योर सोडियम क्लोराइड ले लो तो सॉल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, तो क्या वो नमक कुछ अगर आप एक कटोरे में भर के ले लो या उसको प्लेट में फैला दो तो वो एक ही जैसा दिखता है ना, उसमें कुछ अलग तो नहीं दिखता, वो एक जैसा बिल्कुल एक समान दिखता है। दैट इज कॉल्ड होमोजेनस। अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस थ्रू आउट। द सेकेंड पॉइंट इज अ प्योर सब्सटेंस हैज कांस्टेंट अपीयरेंस। एक जैसा दिखता है, एक जैसा ही दिखता है, चाहे आप कितने भी बड़ी जगह पे उसको रख लो, पूरी जगह वो एक ही जैसा दिखेगा, एक ही कलर मिलेगा, एक ही टेक्सचर मिलेगा। प्योर सब्सटेंस में कोई फर्क नहीं होता है। प्योर सब्सटेंस कितनी भी बड़ी जगह में आप ले लो, इस पूरे रूम में भी, आप पूरे क्लासरूम में भी फैला दोगे तो वो एक ही जैसा दिखेगा। या आप एक छोटी सी कटोरी में भी उस सब्सटेंस को ले लोगे तो भी वो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। उसका कलर, अपीयरेंस, सब कुछ एक जैसा होगा। प्योर सब्सटेंस हैज कांस्टेंट अपीयरेंस, कलर एंड डेंसिटी थ्रू आउट द सैंपल। एंड डेंसिटी थ्रू आउट द सैंपल। क्लियर है? सब कुछ सेम होगा। कितना भी सैंपल का साइज कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, बिल्कुल होमोजेनस होगा, एक जैसा होगा, कांस्टेंट अपीयरेंस होगा, कलर सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा प्योर सब्सटेंस के सैंपल में। अ प्योर सब्सटेंस डिस्प्लेज sharp melting point and boiling point. Sharp and definite boiling point and melting point. Sharp and definite boiling point और melting point कहने का मतलब है कि अगर वाटर हमारा प्योर है, ठीक है, अगर वाटर हमारा प्योर वाटर हमने लिया है विदाउट एनी मतलब ऐसा कोई इम्प्योरिटी हमने उसमें नहीं डाला है, तो अगर हम वाटर को बॉईल करना शुरू करें तो वाटर जैसे ही हीटिंग शुरू होगी, हीट जब करोगे तो जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, द मोमेंट वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर तुरंत बॉईल होने लगेगा। डेफिनेट का मतलब है वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम सब जानते हैं। क्लियर है? तो अगर वाटर प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं की गई है, तो वाटर जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, शार्प, दिस इज कॉल्ड शार्प। शार्प मतलब 100 डिग्री पहुंचा एंड जस्ट देयर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। अगर 100 डिग्री के नीचे बॉईल हो रहा है, ऊपर बॉईल हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज का चक्कर है उसमें। लेकिन वो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जैक्ट वो बॉईल शुरू हो गया, एकदम शार्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया और ये बॉईल होना शुरू हो गया, और तो ये एक प्योर वाटर का सैंपल है। डेफिनेट का मतलब है वाटर का 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पर, और एकदम 100 डिग्री अचीव करते ही डेफिनेट एंड शार्प।
अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, और एकदम जैसे ही उसका वो बॉइलिंग पॉइंट रीच करे, शार्प उसी जगह, एग्जैक्ट उसी जगह उसको अपना फॉर्म चेंज करना होगा। दैट इज कॉल्ड शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। हम वैक्स की बात करते हैं। वैक्स 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करता है। तो वैक्स अगर प्योर वैक्स है तो जब आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट हीटिंग अ प्योर वैक्स जैसे ही 63 डिग्री पहुंचेगा, वी नो इट हैज, प्योर वैक्स हैज अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 63 डिग्री, ये उसका डेफिनेट है। और अगर वैक्स का सैंपल प्योर है तो जैसे ही 63 डिग्री वैक्स पहुंचेगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। क्लियर है? 63 डिग्री शार्प पहुंचा एंड इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। क्लियर है? ये समझ में आ गया? प्योर सब्सटेंस डिस्प्लेस शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है सबको? लेट्स मूव। एक बात बताते हैं, ये जो हम मेल्टिंग और पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंस की, ये किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? ये एक बहुत बड़ा हमारा चेकिंग पॉइंट है किसी भी सैंपल को चेक करने का कि हाँ जो भी सैंपल है हमारा वो प्योर है या नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली सब सैंपल्स का पता होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो पता है कि हाँ, लेकिन अगर एग्जैक्ट उस टेम्परेचर पे पहुंच के कोई भी कंपाउंड का सैंपल, अगर मान लो कोई कंपाउंड ए है जिसका जो हमें पता है कि अगर वो प्योर होगा तो वो x डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है? तो अगर हमें एक सैंपल दिया गया ए का और कहा गया कि इस सैंपल को टेस्ट करके बताओ कि ये सैंपल प्योर है या नहीं, तो अगर हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, अगर वो सैंपल प्योर है तो जैसे ही हम x डिग्री सेंटीग्रेड टच करेगा, ये पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा। क्लियर है? इसका पूरा का पूरा x डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करना इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा जो सैंपल है वो एक प्योर सब्सटेंस है। किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने का एक बहुत अच्छा मेथड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है सबको? लेट्स मूव। Let's move further. ये तो हुई प्योर सब्सटेंस की बात। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को नॉर्मली हम मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंडर में आता है मॉलिक्यूल, हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंस को मोस्टली इम्प्योर सब्सटेंसेस आर mixtures. All the mixtures are impure substances as they contain more than one kind of particles. As they contain more than one kind of particles. As they contain more than one kind of particles. When two or more forms of pure substances are mixed together in any proportion, they form a mixture.
मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। देखो मिक्सचर क्या होता है, सपोज हमने सॉल्ट लिया और हमने शुगर लिया, ठीक है, हमने सॉल्ट और शुगर को मिक्स करके रख दिया, ठीक है। अब क्या वो एक जैसा दिख रहा है? अब तो उसमें दो तरह के सब्सटेंस हो गए। सॉल्ट तो अपने आप में प्योर था, सॉल्ट था, शुगर अपने आप में प्योर था, शुगर था। लेकिन सॉल्ट और शुगर दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस थे और हमने उसको मिक्स कर दिया किसी भी प्रोपोर्शन में। उसमें प्रोपोर्शन कुछ नहीं कि एक चम्मच ये एक चम्मच ही, हमने किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया दो प्योर सब्सटेंस को। अब जो रिजल्टेंट हमारा मिला वो हो जाता है मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में क्या है, इस मिक्सचर में एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। शुगर, अब इस मिक्सचर में जो हमने सॉल्ट और शुगर मिलाया, अब ये जो हमने सॉल्ट और शुगर को मिलाया, इसमें किस किस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? सॉल्ट के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, शुगर के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम एयर की बात करें बेटा, तो एयर में H2 है, O2 है, N2 है, ये सारी गैसेस हैं एयर में, लेकिन इनका प्रोपोर्शन फर्क होता है बेटा। एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज एक तो ये सारे हैं, लेकिन इन सब का प्रोपोर्शन मिक्सचर तो है और इन सब का प्रोपोर्शन जगह टू जगह वैरी करता है। हम हिली एरियाज में जाएंगे तो ऑक्सीजन कम होता है हमारे एयर में, सी लेवल पे दूसरा प्रोपोर्शन होता है, सी लेवल पे परसेंटेज अलग होता है। तो एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मिक्स हैं और इन सारे गैसेस का प्रोपोर्शन भी डिफर करता रहता है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। अब अगर हम ये सी वाटर, मैंने लिखा सी वाटर, तो सी वाटर नमकीन होता है, सबको पता है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, तो वो भी तो एक मिक्सचर हो गया। उसमें एक NaCl भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी है, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी है उसमें। मिल्क की बात करें तो मिल्क में वाटर होता है, फैट के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ये सब अलग अलग है। मिल्क में फैट है, वो एक तरह का पार्टिकल है, वाटर है वो एक तरह का पार्टिकल है, प्रोटीन है वो एक तरह का पार्टिकल, और इन सब ने मिलकर मिल्क बना दिया है। तो मिल्क भी हमारा एक तरह का मिक्सचर हो गया। मिक्सचर सीधी भाषा में एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर दें, किसी भी प्रोपोर्शन में फिजिकली मिक्स करना है, हम कोई केमिकल मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं कि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वी आर जस्ट मिक्सिंग देम फिजिकली। तो हमने उसको मिक्स कर दिया। तुम सैंड ले लो, ठीक है, बालू, सैंड और क्या करूं, सैंड को और शुगर को मिक्स कर दो। अब एक है वो सैंड के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल, दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस थे जिनको हमने मिक्स कर दिया और जो हमारा रिजल्टेंट हुआ वो हुआ मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है ये प्योर तो नहीं है, ये दो अलग अलग तरह के प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, बट दिस इज नॉट प्योर। हम ये तो नहीं कह सकते, हम ऑब्वियसली है प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसको कभी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। लेकिन सॉइल और शुगर को आप पानी में डिसॉल्व कर दो, शुगर पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, सॉइल नीचे बैठ जाएगा, आप डिकैंट करके निकाल लो। डिकैंट मतलब उसको ढारना, जो हम पानी को यूं ढारते हैं ना, उसको डिकैंटेशन, कैन में से खाली करना, आप उसको डिकैंट करके निकाल लो। तो ये जो रिजल्ट जो हमारा मिक्सचर होता है, दैट इज व्हाई दिस मिक्सचर इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? लेट्स मूव। In other words, a mixture is one which contains two or more different kinds of particles, two or more different kinds of particles, two or more different kinds of particles, ठीक है।
ये हो गया हमारा डेफिनेशन मिक्सचर का। अब हमारे मिक्सचर के अब मैटर को हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन डिवाइड कर सकते हैं, उसको कुछ फर्दर सेगमेंटेशन हो सकती है। देखो क्या होता है अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे एक बात ध्यान रखो बेटा, ये तो मैं बताना भूल गई, द वेरियस सब्सटेंसेस, इसको मिक्सचर तो आप समझ गए क्या होता है, द वेरियस सब्सटेंसेस, the various substances which are present in a mixture, which are present in a mixture, the various substances which are present in a mixture are called constituents of the mixture, constituents of the mixture, भागीदार, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सॉइल और शुगर को मिक्स किया है तो सॉइल एंड शुगर दे आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट वेरी मिक्सचर। हमने सॉल्ट और शुगर को मिक्स किया है तो सॉल्ट एंड शुगर आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट वेरी मिक्सचर। हमने आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया है तो आयरन एंड सल्फर आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट वेरी सैंपल ऑफ मिक्सचर। समझ में आ गई? जिन जिन चीजों से वो मिक्सचर बना है, जिन जिन चीजों के भागीदार, जिन जिन चीजों के भाग लेने के कारण उस मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है, उनको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। क्लियर है सबको ये बात? कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हमारा आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और मिक्सचर में हमारा आता है होमोजेनियस मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस, या जिसको हम सॉल्यूशंस भी बोलेंगे, और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में आता है, और हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें आता है हमारा सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, whereas mixture can be further divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures are also known as solutions, या जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कंटेन सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। हम सबको बारी बारी से हमें स्टडी करना है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स के साथ। Let's start with elements.
element is a substance which cannot be split into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. Robert Boyle ने डिफाइन किया था एलिमेंट को, द सब्सटेंस that can be thought of as being of ultimate simplicity and cannot be broken out into yet simpler substances. एलिमेंट्स वो होते हैं बेटा जिनको हम किसी भी सिंपल मेथड से, किसी भी सिंपल केमिकल मेथड, आप जैसे वाटर ले लो तो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि वाटर की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है. वाटर इज अ कंपाउंड. क्लियर है? वाटर एक कंपाउंड है. कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस. लेकिन प्योर सब्सटेंस की दो काइंड है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. हम यहाँ बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की. तो हमारा जो यूजुअल मेथड ऑफ सेपरेशन है केमिकल मेथड से, यूजुअल कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया तो H2O2 टूट गया, मोल्टेन NaCl में इलेक्ट्रिसिटी दिया तो Na और Cl में टूट गया, वो होता है. बट एलिमेंट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस by applying any usual chemical method. किसी भी यूजुअल केमिकल मेथड से. सिल्वर क्लोराइड है, उसको आपने धूप में रख दिया, हो गया, वो टूट गया, क्लोरीन कर गया, सिल्वर मिल गया, लाइट से हो गया, सनलाइट से हो गया, लेकिन वो एक कंपाउंड था. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं कर सकते किसी भी यूजुअल केमिकल मेथड से. क्लियर है? किसी भी यूजुअल सिंपलर केमिकल मेथड्स जो होता है, जो यूजुअल केमिकल मेथड्स हम यूज करते हैं, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग, हम उससे उसको सेपरेट नहीं कर सकते. कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, लेकिन वो एक कंपाउंड था, ये एक एलिमेंट है. किसी भी यूजुअल केमिकल मेथड से एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसको हम फर्दर किसी भी हीट करने से वो हाइड्रोजन को क्या तोड़ेंगे? इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन. रॉबर्ट बॉयल ने कहा था कि एलिमेंट एक वैसा मतलब सबसे सिंपल सब्सटेंस जो आप इमेजिन कर सकते हो, एलिमेंट वो सब्सटेंस है. अल्टीमेट सिंप्लिसिटी है, एकदम सिंपलेस्ट जो आप इमेजिन कर सकते हो. रॉबर्ट बॉयल का कहना था कि एलिमेंट इज द सब्सटेंस ऑफ अल्टीमेट सिंप्लिसिटी. ठीक है? और उसको हम फर्दर किसी भी तरह सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते. ये रॉबर्ट बॉयल ने अपने वर्ड्स में ये डेफिनेशन दिया था एलिमेंट्स के लिए. इसी तरह एंटोनी लैवोजियर ने भी एक दिया है, वो भी देख लेते हैं.
एंटोनी लैवोजियर का कहना था कि जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा बेसिक यूनिट है, मैटर का बेसिक यूनिट है, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन। अब मैटर का बेसिक यूनिट है, उसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। एलिमेंट एंटोनी लैवोजियर element is the basic, मतलब जो मैटर बना है उसकी ईंट जो है, घर जो बनती है, घर का बेस क्या होता है? ईंट। तो यहाँ जो मैटर है, मैटर की जो ईंट है वो एलिमेंट होता है, ठीक है। इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट be broken down, that cannot be broken down into simpler substances। सबका कहना वही था, बस सबने अपने अपने वर्ड्स में लिखा, which cannot be broken down into simpler substances। क्लियर है? तो हम इन सबको अगर जिस निकाले तो हम कह सकते हैं hence element is a pure substance, element is a pure substance that cannot be broken down into any simpler substance, can be broken down into any simpler substance by physical or chemical means, by physical or ordinary chemical means। simple chemical means जो है हीट करना, लाइट उस पर डालना या इलेक्ट्रिसिटी पास करना, फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स and is made up of same type of atoms, and is made up of same type of atoms। यानी एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर किसी भी केमिकल, किसी भी फिजिकल मेथड या ऑर्डिनरी केमिकल मेथड की मदद से हम किसी भी तरह एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और एलिमेंट का सबसे बड़ी बात, एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के एटम से बना है। अगर मैं कह रही हूँ सोडियम एलिमेंट, तो दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सोडियम एटम्स। अगर मैं कह रही हूँ, if I am saying hydrogen element, it is made up of only hydrogen atoms। किसी भी एलिमेंट की बात करें, वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ होगा। क्लियर है सबको ये बात? एग्जाम्पल्स भी आपकी समझ में आ गया होगा। सिल्वर, हम सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर बोल रहे हैं, सिल्वर गोल्ड एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एटम से बना है, या सिल्वर जो है वो सिर्फ सिल्वर एटम से बना है। एलिमेंट जब भी बना होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ होगा। क्लियर है सबको? चलो एलिमेंट जो होता है वो हमारा, वो या तो एटम्स के रूप में रहेगा या मॉलिक्यूल्स के रूप में। कहने का मतलब ये है कि अब हमारा जो गोल्ड या सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर जो है वो सिंपल Ag ऐसे रह सकता है, सिंपल एक एटम में रह सकता है। गोल्ड एक एटम रह सकता है, सोडियम रह सकता है, लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन है
वो हमेशा O2 के फॉर्म में रहेगा। मॉलिक्यूल N2 नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में रहेगा। दो O आपस में जुड़े हैं, N आपस में जुड़े हैं। ये जब ये सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंगल एटम के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, हम उनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? लेट्स मूव। On the basis of their properties, all the elements प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट इज मेटल्स, सेकेंड इज नॉन मेटल्स, एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. लेट्स सी each of them one by one. Let's start with metals. A metal is an element which conducts electricity and is malleable and ductile All the metals are solid except mercury, which is liquid at room temperature. मेटल वो सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। अब जो हमारे वायर्स लगे होते हैं, जो हमारी बिजली की तार होती है, उसके अंदर आपने देखा कॉपर के पतले पतले वायर्स होते हैं। कॉपर इज अ मेटल, इट इज एन एलिमेंट एंड इट इज अ मेटल। कॉपर इज एन एलिमेंट बट इट इज अ मेटल बिकॉज कॉपर के वायर्स हैं, वहाँ कॉपर की तारें हैं हमारे इस वायर्स में, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट होती है। हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होके आती है, तब हमारी लाइट जलती है, पंखा चलता है। तो मेटल वो सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है एंड विच इज मैलिएबल एंड डक्टाइल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल? मैलिएबल मीन्स वैसा सब्सटेंस जिसको हम हैमर करके पतली पतली शीट्स में बदल सकते हैं। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा है, खाना रैप करते हैं, सब जानते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। या चांदी की वर्क देखिए, मिठाई पे लगी होती है, वो कैसे होती है इतनी पतली? दे आर मेटल्स। उनको बीट कर करके हैमर से, मेटल्स की एक क्वालिटी होती है बेटा, दे आर हाईली मैलिएबल। सब मेटल एक जैसे मैलिएबल नहीं होते। गोल्ड बहुत ज़्यादा मैलिएबल है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत बहुत पतला चिप कर सकते हैं, इतना पीट पीट के पतला कर सकते हैं कि वो चांदी की वर्क और सोने की वर्क जो मिठाई पे मिलती है उतनी पतली हो जाती है। वो कैसे बनता है? जस्ट बिकॉज उसको हैमर किया जाता है। मशीन हैमरिंग होती है, हाथ से तो नहीं हो सकता, मशीन हैमरिंग होती है। लेकिन मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की जिससे उसको पीट पीट के पतली से पतली शीट में चेंज किया जाता है। हमारा जो एल्यूमिनियम फॉइल है, तो एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है। एल्यूमिनियम इज एन एलिमेंट
और एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, क्योंकि एक तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और दूसरा इस एल्यूमिनियम को हमने बीट कर करके, हैमर कर करके पतले से फॉइल में चेंज कर दिया। सबने देखा फॉइल कितना पतला होता है, तो सोचो एल्यूमिनियम की मोटी मोटी शीट्स हमारे डोर्स में भी आजकल यूज होते हैं, उनको हैमर कर करके हमने पतली पतली रैप्स में तैयार कर दिया, फॉइल में रेडी कर दिया है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि उसको हैमर करके हम पतली पतली शीट्स में बदल सकते हैं। और डक्टाइल होने का मतलब है कि हम उस एलिमेंट के पतले पतले तार बना सकते हैं, पतले पतले रोल करके पतली पतली तारें बना सकते हैं। हमारी जो बिजली में तारें, जो मैंने अभी बताया कॉपर वायर्स, पतले पतले जो वायर्स है वो देखा है, वो कैसे बने? जस्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी मतलब कि उसको हम, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हम उनको वायर्स में बना सकते हैं, हम उनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं उन मेटल्स। ठीक है, मैलिएबिलिटी का मतलब है इट कैन बी बीटेन इनटू शीट्स, डक्टिलिटी का मतलब होता है इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो मेटल वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स इन दिस यूनिवर्स इज सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी का सिंबल क्या होता है? मरकरी का सिंबल है Hg, सिंबल इज Hg, अच्छा, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक और है हमारा गैलियम, Galium, जिसका सिंबल है Ga, गैलियम। गैलियम जो है वो हमारा, गैलियम को कहा जाता था, गैलियम इज लिक्विड जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। पहले रूम टेम्परेचर का कंसेप्ट बहुत कम था, पहले रूम टेम्परेचर थोड़ा लो माना जाता था, तो रूम टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया है। तो अब नॉर्मली गैलियम भी इस जो प्रॉपर अभी जो रूम टेम्परेचर रहते हैं, इस पे गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अदरवाइज हम कहते हैं कि गैलियम इज अ मेटल विच इज लिक्विड जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। अगर आप गैलियम को अपनी हथेली पे लोगे तो गैलियम तुरंत लिक्विफाई हो जाएगा। हथेली का टेम्परेचर नॉर्मली रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो गैलियम को जैसे ही हाथ पे लोगे वो बस वो तुरंत लिक्विड में चेंज कर जाता है। गैलियम इज अ मेटल विच इज लिक्विड जस्ट अबव रूम टेम्परेचर, बट आजकल चूंकि रूम टेम्परेचर ही थोड़ा बढ़ गया है तो गैलियम नॉर्मली लिक्विड स्टेट में ही मिल जाता है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। Characteristic properties of metals. Characteristic properties of metals. First, metals are generally hard. Metals generally hard होते हैं, solid होते हैं तो generally hard ही होते हैं। ठीक है, कुछ soft metals भी होते हैं, सोडियम है हमारा थोड़ा सॉफ्ट, सोडियम पोटेशियम, बट नॉर्मली सारे मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम विच कैन बी कट विथ अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम को आप बहुत इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम और पोटेशियम इसमें एक्सेप्शन है, बाकी नॉर्मली हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली हार्ड। नाउ मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। Third, metals are ductile. Third है हमारा metals are ductile. Just a moment. Let me take a sip of water. Just a moment.
कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, उनको हम वायर्स में बदल सकते हैं। अच्छा, ये मेटल्स आर मैलेबल, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स। और मेटल की डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो गोल्ड सबसे ज्यादा, सिल्वर उससे कम, कॉपर उससे कम और एल्यूमिनियम उससे कम। डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी का हमारा सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड, देन इट इज सिल्वर, then it is copper and then it is aluminium. Fourth point, metals are good conductors of heat and electricity. हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली मेटल से कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Silver is the best conductor. Silver is the best conductor and lead is the poorest conductor. Lead is poorest conductor. Clear है? Lead is the best conductor and silver is the best conductor and lead is the poorest conductor of heat. ठीक है, हीट का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है और पुअरेस्ट कंडक्टर हमारा है लेड। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो हमारा बेस्ट है सिल्वर, उसके बाद हमारा आता है बेस्ट है सिल्वर, उसके बाद हमारा आता है कॉपर, उसके बाद हमारा आता है गोल्ड, उसके बाद हमारा आता है एल्यूमिनियम, सॉरी गोल्ड इज ए, ठीक है। गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट का, लेड पुअरेस्ट कंडक्टर है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, फॉलोड बाय कॉपर, फॉलोड बाय गोल्ड एंड देन एल्यूमिनियम। क्लियर है? मेटल्स हैव लस्टर। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स हैव लस्टर। मेटल्स हैव लस्टर। Metals have luster, that is they have shiny surfaces, they have shiny, उनकी surface चमकती है, they have shiny surfaces. Metals have luster, that is they have shiny surfaces. अगर तुम देख लो सिल्वर की देखा है ना, सिल्वर सबने देखा है, उसका कैसा होता है, थोड़ा वाइट सा शाइनी सा होता है, हम उसको सिल्वरी चमक बोलते हैं ना, चांदी की तरह चमक रहा है, वो वाइट जैसा ग्लो करता है। जो हमारा गोल्ड होता है उसका बिल्कुल येलो सा ग्लो होता है, लस्टर जो होता है, शाइन जो होती है। कॉपर का कैसा है, रेडिश टाइप का लस्टर होता है कॉपर के बर्तन के ऊपर। तो जो भी मेटल्स है, मेटल्स का अपना एक लस्टर होता है, उनकी सरफेस शाइनी होती है। Metals have high tensile strength. ये टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्ड आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट ब्रेकिंग अंडर द प्रेशर, ठीक है, अंडर द प्रेशर ऑफ वेट। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि अगर हम मेटल की कोई तार बना लें, ठीक है, मेटल की तार बना लें, सपोज हम कॉपर मेटल की तार बना लें, थोड़ी मोटी तार, और सेम हम एल्यूमिनियम की बना लें, सेम हम सोडियम की बना लें, और उससे हम 1-1 केजी वेट लटका दें, तो इनमें से तो क्या होता है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि जो इस वेट में हमने नीचे लटका दिया, हमने यहाँ ये तारें बनाई और तार के नीचे हमने 1-1 किलो का वेट लटका दिया है, ठीक है, और ये वेट को कितनी देर तक रोक सकता है, वही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। जो जितनी ज़्यादा देर तक खुद को टूटने से बचा सकता है, इस
वेट के प्रेशर में, उसी को हम कहते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, बिकॉज कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। बाकी मेटल्स तो हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सॉफ्ट मेटल्स होने के कारण इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बाकी के कंपैरिजन में, बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में सोडियम और पोटेशियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक होती है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट, metals are sonorous. Metals are sonorous. Sonorous का मतलब है that is they produce a ringing sound. They produce a ringing sound when stuck. मेटल को अगर आप हिट करो, मेटल को अगर आप हिट करो किसी भी चीज से, तो उससे एक रिंगिंग साउंड आता है। ठीक है, हमारी जो बेल्स बनी होती हैं, जो स्कूल की घंटियां बनी होती हैं, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को मिक्स करके अलॉय से बनी होती हैं। तो एक्चुअली मेटल्स को जब आप हिट करोगे ना किसी भी हार्ड चीज से, तो उससे आपको एक रिंगिंग टाइप की धीमी हो सकता है, तेज भी हो, और धीमी सी आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगी, एक सोनोरस साउंड। वो साउंड अच्छा ही होगा, कानों को बुरा नहीं लगेगा। इट विल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। ठीक है, नाउ मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल की डेंसिटी हाई होती है, आप सब जानते हो डेंसिटी क्या होती है। मैंने लास्ट ये फर्स्ट चैप्टर में भी डेंसिटी के बारे में बताया था। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, metals have high melting and boiling point. Metals have high melting point and boiling point. Metal exception sodium and potassium, except sodium and potassium. Metals बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड है तो उसको थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा गलाने में वक्त लगता है। तो नॉर्मली जो मेटल्स हार्डनेस के कारण मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम थोड़े सॉफ्ट मेटल्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स, बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो सोडियम और पोटेशियम की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी लो होती है। ठीक है, metals being hard have high melting point and boiling point with the exception to sodium and potassium which have low melting and boiling point due to its softness. ठीक है, the next point is ये तो अच्छा, next point is mercury is liquid at room temperature and gallium and cesium are liquids just above room temperature. तो अभी गैलियम का तो मैंने जैसे बताया कि चूंकि रूम टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया है, तो गैलियम नॉर्मली अब लिक्विड फॉर्म में ही मिल जाता है। सीजियम अभी भी है कि सीजियम थोड़ा सा हाई होते ही रूम टेम्परेचर से सीजियम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर जाता है। गैलियम को तो आप सिर्फ हाथ पे ले लो, इट विल मेल्ट डाउन। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? तो हमने आज देखा व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा मैटर का इनटू प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। Pure substance was further classified into elements and compounds. Impure substance was further classified into
impure substance or mixture was further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture or solutions, heterogeneous mixtures or suspensions and colloids. Elements वो तो उसके बाद हमने देखा what is an element. एलिमेंट को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ये हमारा मेटल के बारे में था, व्हाट इज अ मेटल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड विल मूव फर्दर विद कंपाउंड्स. क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू.